फिर से स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महानतम शासक शेरशाह सूरी की भू राजस्व एवं राजस्व व्यवस्था के बारे में एवं उसकी प्रशासनिक संरचना के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। आइए इसके विभिन्न चरणों को या इसके विभिन्न घटकों को हम समझते हुए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम मुख्यतः निम्नलिखित बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि को समझेंगे, साथ ही हम ये देखेंगे कि शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं। फिर हम ये देखेंगे कि राजस्व प्रशासन में क्या दोष है। फिर हम ये भी देखेंगे कि राजस्व व्यवस्था का आखिरकार अंत में सारांश क्या रहा। शेरशाह सूरी और उसकी भू राजस्व व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था के प्रशासन की पृष्ठभूमि। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व, लावारिस संपत्ति, व्यापार कर, टकसाल, नमक कर, खम्स अर्थात युद्ध के समय ली गई लूट की राशि का 1/5 अर्थात 20% भाग एवं भेंट आदि थे। अधीनस्थ शासक, गवर्नर, रईस, व्यापारी इत्यादि व्यय की मुख्य वस्तुएं सेना को बनाए रखने के लिए खर्च, नागरिक अधिकारियों के वेतन और शाही घराने और सुल्तान के व्यय थे। स्थानीय करों को अबबाब कहा जाता था, जो ज्यादातर व्यापार एवं व्यवसायों के उत्पादन और खपत का परिवहन पर लगाए जाते थे। भूमि राजस्व हालांकि राज्य के आय का प्राथमिक स्रोत था। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अलाउद्दीन की प्रणाली का परिचय तो दिया और उन्होंने तारीख फिरोजशाही में पढ़ा था और इस प्रकार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रशंसा का उद्देश्य बन गया। लेकिन शेरशाह के विषय में अबुल फजल की यह राय सही नहीं है। शेरशाह ने अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था को आंख बंद करके स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे जो तत्व अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था में सही लगे उसे उसने अपनाया। शेरशाह का मानना था कि राज्य का कल्याण किसानों के कल्याण को देखकर ही किया जा सकता है, इसीलिए उसने भू राजस्व व्यवस्था के प्रशासन पर व्यक्तिगत रूप से स्वयं निरंतर ध्यान रखा और इसे सुधारने के लिए कुछ सफल उपाय किए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के दौरान उसका राजस्व प्रशासन बहुत ही उन्नत एवं प्रगतिशील माना जाता है। शेरशाह सूरी के भू राजस्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। शेरशाह ने अधिकांश स्थानों पर जो प्रणाली शुरू की उसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहा जाता है, जिसमें भू राजस्व के मूल्यांकन एवं संग्रह के लिए किसानों के साथ सीधा संबंध या डायरेक्ट कनेक्शन था, अर्थात बिचौलियों की भूमिकाओं को इसने हटा दिया। हालांकि शेरशाह की यह प्रणाली मुल्तान, मालवा और राजस्थान में कुछ जगह नहीं लागू की जा सकी, वहां जागीरदारी व्यवस्था अस्तित्व में बनी रही। शेरशाह ने सभी खेती योग्य भूमि को उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा, अर्थात सबसे अच्छी भूमि, मध्यम दर्जे की भूमि एवं खराब भूमि जिसमें उत्पादन न्यूनतम होता था या बहुत कम होता था। भूमि को एक समान प्रणाली के अनुसार मापा गया और यह पता लगाया कि प्रत्येक कृषक के पास भूमि की गुणवत्ता क्या है। प्रत्येक मामले में औसत उपज का अनुमान लगाया गया और फिर डॉक्टर कानूंगा ने जैसा लिखा है कि किसानों की औसत उपज का 1/4 भाग भुगतान करने के लिए कहा गया। लेकिन डॉक्टर परमात्मा सरन, डॉक्टर R.P. त्रिपाठी और अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी उपज का किसानों से उपज का 1/3 भाग राज्य के लिए देने के लिए कहा। राज्य भू राजस्व को नकदी के रूप में इकट्ठा करना पसंद करता था और इस उद्देश्य के लिए हर प्रकार के अनाज की कीमत अलग अलग जगह तय कर दी गई थी। फिर भी काश्तकार अर्थात किसानों को भू राजस्व का भुगतान करने की सुविधा दी गई थी कि वे चाहे तो अपना राजस्व फसल के रूप में भी दे सकते हैं। किसानों को फसल मौसम के अनुसार 1 वर्ष में 2 किस्तों में अपने राजस्व का भुगतान करने की सुविधा भी दी गई थी। किसानों को राज्य के द्वारा उपाधि दी गई जिसमें राजस्व को निर्दिष्ट किया गया और उन्हें भुगतान करना था और आवश्यक राजस्व का भुगतान करने के लिए उनकी स्वीकृति को इंगित करने वाला कबूलियत या समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा गया था। किसानों को राज्य को जरीबाना अर्थात सर्वे करने के रूप में एक शुल्क देना पड़ता था और महसिलाना कर कलेक्टर का शुल्क अर्थात कर को इकट्ठा करने वाले को एक शुल्क देना पड़ता था और इसके साथ ही इसका उपज पर 2 से आधा प्रतिशत से लेकर 5% अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दर होती थी।
इसके अलावा किसानों को किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल आदि के मामले में उन्हें वापस किया जाना अपनी उपज का 2 से आधा प्रतिशत भुगतान करना पड़ता था। सुल्तान के आदेशों के अनुसार किसानों को राजस्व तय करते समय उदारता का व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता था, लेकिन एक बार उन्हें राज्य की ओर से बिना किसी दया के अपने भू राजस्व को अदा करने के लिए कहा जाता था। युद्ध के दौरान यदि फसल नष्ट हो जाती तो उससे बचने के लिए मुआवजा दिया जाता था किसानों को राज्य के द्वारा। राजस्व प्रशासन में हालांकि कुछ विभिन्न प्रकार के दोष थे। शेरशाह का राजस्व प्रशासन दोषों से पीड़ित था। इस प्रणाली के तहत अच्छी गुणवत्ता की भूमि के मालिकों की तुलना में जमीन के मध्य एवं खराब गुणवत्ता वाले किसानों को अधिक भुगतान करना पड़ता था, जिस कराधान के तहत किसानों को अपनी उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में चुकाना पड़ता था। वहीं जरीवाना, महसिलाना और आगे आने वाले करों के निश्चित रूप से किसानों के लिए भारी था। विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में अंतर के कारण किसानों को नकदी में राजस्व भुगतान करने में कठिनाई आती होगी और राजस्व का वार्षिक निपटापन किसानों एवं राज्य अधिकारी दोनों के लिए असुविधाजनक था। सिस्टम को जागीरदारी की भूमि में पेश नहीं किया गया था, इसीलिए उस भूमि के किसानों को कोई फायदा नहीं मिला। राजस्व भूमि विभाग में भ्रष्टाचार था। शेरशाह इसे उखाड़ने में विफल रहा। इससे किसानों के कल्याण पर निश्चित रूप से प्रतिकूल प्रभाव भी नजर आता है। फिर भी शेरशाह के द्वारा शुरू किए गए उपाय ने काफी हद तक किसानों का भला किया, राज्य की आय बढ़ाने में सफलता हासिल की। इसीलिए शेरशाह की भू राजस्व या राजस्व प्रणाली मध्यकालीन भारत के अन्य शासकों की प्रणाली की तुलना में काफी अधिक प्रगतिशील एवं अच्छी मानी जाती है। उसने तुलनात्मक रूप से किसानों से ज्यादा कर नहीं वसूला। शेरशाह ने उन सभी को दंडित किया जिन्होंने किसानों की किसी तरीके से परेशान किया था, यहाँ तक कि किसानों के हितों की रक्षा करने में व्यक्तिगत रुचि ली। इसीलिए शेरशाह को इतिहासकारों ने राजस्व प्रशासन के रूप में अच्छा शासक माना है। डॉक्टर कानूंगा लिखते हैं, अगर शेरशाह को 1 या 2 दशक के लिए और शासक के रूप में बख्शा गया होता समय ने, तो वह एक वर्ग के रूप में जमींदार को गायब ही कर देता और हिंदुस्तान में बिना किसी झाड़ू या ब्राह्मणे के कृषि योग्य भूमि का विशाल विस्तार हो जाता और जो अनिश्चित किसानों को उत्साही देखभाल के तहत खेती की जाती थी। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था क्या थी। राजस्व के एक प्रमुख साधन के रूप में उसने भू राजस्व व्यवस्था को किस तरीके से स्थापित किया। भू राजस्व व्यवस्था के तहत उसकी विभिन्न विशेषताओं को पढ़ा। साथ ही हमने यह भी देखा कि भू राजस्व व्यवस्था में कुछ दोष थे। हालांकि अंतिम रूप से हम सार रूप में ये कह सकते हैं कि शेरशाह को समय कम मिला शासन का। दूसरा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं समाज की कुछ कमियां थी जिनके कारण उसकी राजस्व व्यवस्था स्वतः ही कुछ सीमाओं से घिरी हुई थी। हालांकि इन सब के बावजूद भी उसकी व्यवस्था प्रगतिशील थी और इसी व्यवस्था को कुछ सुधारों के साथ अकबर के शासनकाल में टोडरमल के द्वारा अपनाया गया।